हेलो एवरीवन, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स कॉस एकेडमी पे। बेटा एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं और यहाँ पे CHSL जो 2024 में हुआ था 2 जुलाई को, उसकी सेकंड शिफ्ट के साथ बेटा हम यहाँ पर हाजिर हैं। चलो जल्दी से ये आपका जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है? इन 2023 अप्रैल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फ्रॉम किबीथू विलेज विच इज लोकेटेड इन। देखो आपसे बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, आपका एक प्रोग्राम शुरू किया है। वो प्रोग्राम आपका क्या है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अब ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना बेटा, यह आपका कहां से शुरू किया है? किबीथू से शुरू किया है ना। अब वो किबीथू की लोकेशन पूछ रहा है कि किबीथू कौन से राज्य में है। देखो बहुत आसान सा सवाल है, अगर जिसने थोड़ा सा भी ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ा है उसे पता होगा कि किबीथू जो है, किबीथू ये जो आपको दे रखा है, किबीथू जो है वो भारत का सबसे पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। और ईस्टर्न मोस्ट विलेज है तो कौन से राज्य में आएगा? अरुणाचल प्रदेश में। हमने भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स पढ़े थे। सबसे उत्तर में, नॉर्थ में इंदिरा कॉल नुब्रा वैली के पास है। दूसरा सबसे साउथ में इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार पे है। सबसे वेस्ट में कौन सा था? गुहार मोती जो आपके गुजरात में है। और सबसे ईस्ट में कौन सा? किबीथू जो आपके अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां से अगर वो डाटा आपको याद है तो यहाँ पे आप ये चीजें क्या है याद कर सकते हो। चलो यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं बेटा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। अब देखो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को समझना, 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बोला कि जितने भी विलेज, जितने भी आपके स्टेट हैं जो आपके चाइना से बॉर्डर शेयर करते हैं, उन स्टेट में ये आपका प्रोग्राम शुरू होगा। तो अगर मैं बात करूं तो इधर कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख के बाद कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम। और सिक्किम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कितने राज्यों में है, तो सर आंसर दे रखा है आपको कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। 5 राज्यों के नाम भी लिख रखे हैं। सर इसके अंडर आपके कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं या कितने विलेजेस आते हैं? तो बेटा यहाँ पे लगभग 3000 विलेज आते हैं आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में। पहला फेज जो आपका शुरू हो रहा है, उस पहले फेज में लगभग आपका 650 विलेजेस पे फोकस किया जाएगा। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, वहां पे कुछ फैसिलिटीज देना, जिससे आपका क्या है, जो आपके चाइना के पास बॉर्डर वाले जो आपके विलेजेस हैं वहां पे डेवलपमेंट हो और आप वहां पे सिक्योरिटी भी बढ़ा पाओ। ITBP वगैरह को वहां पे रखा जा सके जिससे आपकी सिक्योरिटी और इंप्रूव हो। तो वाइब्रेंट विलेज वाले प्रोग्राम में कुछ पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है? कितने राज्य? सर 5 राज्य। कितने गांव की बात होगी? 3000 के लगभग गांव, 2900 समथिंग कुछ है ना। पहले फेज में लगभग कितने हैं? सर आपका 665 के करीब है, 663 के करीब है, तो हम 650 के करीब याद रखेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं आपका, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश है जहां पे किबीथू आपका लोकेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन यू सेलेक्ट अ सेल कंटेंट of a particular row in MS Excel and then click the delete button। बोल रहा है कि आपने MS Excel में एक रो में कुछ सेल जो होते हैं वो सेलेक्ट कर रखे हैं और उसमें अगर आप डिलीट बटन दबाते हो तो क्या होगा? बेटा डिलीट बटन दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा, है ना। लेकिन डिलीट कहाँ से होगा? जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वहां से डिलीट होगा। आसान सा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका? एंटायर रो विल बी डिलीटेड, नहीं पूरी रो डिलीट नहीं होगी। ओनली फर्स्ट 3 सेल्स डिलीटेड, ऐसा भी नहीं होगा। जितना आपने सेलेक्ट किया है उतना आपका डिलीट होगा ना, पहली 5 डिलीट होंगी नहीं। तो क्या होगा? एंटायर एंट्रीज इन ऑल द सेलेक्टेड सेल्स विल बी डिलीटेड। जो सेलेक्टेड सेल थे उसमें जो एंट्रीज थी वो डिलीट हो जाएंगी। मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब देखो अगला क्वेश्चन, who is the only Indian woman who has been ranked world number 1 for badminton? इंडिया की कौन सी बैडमिंटन प्लेयर हैं जो इकलौती भारत की बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्हें नंबर 1 रैंकिंग तक पहुंची हैं? देखो वैसे तो आपने 2-3 प्लेयर्स का नाम सुन रखा होगा, साइना नेहवाल जी आपका, या आपका जो है PV सिंधु जी, बहुत ज्यादा फेमस हैं। दोनों ने ही आपके ओलंपिक्स में 2-2 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, तो दोनों पॉपुलर हैं आपकी। लेकिन याद रखना PV सिंधु जी आपका रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर नहीं पहुंची। पहली या ओनली इंडियन वुमेन बैडमिंटन प्लेयर जो आपका रैंक 1 तक पहुंची हैं वो कौन सी? आपकी साइना नेहवाल जी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो है साइना नेहवाल, वो आपका सही आंसर
होगा। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA एक्ट, जो 2003 में आया था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो बेटा, बजट की बात हो रही है और बजट में किसकी? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बजट में आपने घाटा सुना होगा आपका इंडिया का जो बजट है वो हमेशा क्या होता है? डेफिसिट में ही आपका प्रेजेंट होता है, घाटे में ही आपका बजट जो है वो दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि सर भारत में कभी भी बजट आपका सरप्लस में या बैलेंस बजट प्रेजेंट नहीं हुआ, क्या हमेशा घाटे का बजट ही प्रेजेंट हुआ है? तो बेटा याद रखना, जो पहला बजट था आपका इंडिया का, जो फर्स्ट बजट था इंडिपेंडेंस के बाद, वो बजट आपका सरप्लस बजट था, वो बजट आपका बैलेंस बजट था, वो बजट आपका घाटे का बजट नहीं था। उसके बाद जितने भी इंडिया में बजट पेश हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, सारे ही बजट आपके डेफिसिट वाले होते हैं। ठीक है, तो चलो, वहीं पे डेफिसिट में जो होता है वो एक फिजिकल डेफिसिट होता है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो बेटा ये क्या करेगा? ये बजट में डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? फिजिकल डेफिसिट को डिक्रीज की बात करेगा, मतलब टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट। तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, विच फेमस बुक वॉज रिटन बाय हरिपाल? हरिपाल ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, ऑथर्स बुक एंड ऑथर से आता है। तो यहाँ पे संगीत सुधाकर जो है आपका, है ना, संगीत सुधाकर जो आपकी किताब है वो लिखी थी हरिपाल ने। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ओरियोग्राफिक रेनफॉल अकर्स व्हेन? बोल रहा है ओरियोग्राफिक रेनफॉल कब होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको रेनफॉल का कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, वो कंसेप्ट समझना। तीन तरीके की रेनफॉल होती है। एक होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, पहली मैं रेनफॉल लिख रहा हूँ कन्वेंशनल, कन्वेंशनल रेनफॉल जिसे हम बोलते हैं संवहनीय वर्षा। जैसे आपका नॉर्मली रेनफॉल होती है, क्या आपके पानी होगा, वेपर बनेगा, उठेगा, ठंडा होगा और जाके वो बारिश करवा देगा। ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल रेनफॉल, जो आपके मानसून के टाइम पे भी आपको जनरली दिखता है। जनरली जो बारिश होती है वो कौन सी होती है? कन्वेंशनल रेनफॉल या संवहनीय वर्षा। दूसरी होती है ओरियोग्राफिक रेनफॉल। दूसरी क्या होती है? ओरियोग्राफिक रेनफॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। ओरियोग्राफिक रेनफॉल जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका पर्वतीय वर्षा। बेटा पर्वतीय वर्षा में क्या होता है कि एक पहाड़ है, ठीक है। अब देखो इस कंसेप्ट को समझना, यहाँ से दो चीजें आपको समझ में आएंगी। पहला कि नदियों का उद्गम पहाड़ों से क्यों होता है, और दूसरा आपका ये बारिश कैसे होती है। जब भी आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हवा में तापमान ज़्यादा होता है, तो क्या होता है? हवा की पानी को अवशोषित करने की शक्ति, मतलब एयर की एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की जो पावर होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है ना, तापमान कम घटता जाता है, तो पानी को अवशोषित करने की शक्ति, मतलब वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो होती है हवा की, वो कम होती जाती है। अब देखो जैसे ही हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, हवा ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, है ना। टेम्परेचर जमीन के पास ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं हम पहाड़ों की तरफ तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता जाएगा तो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी, है ना, वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हवा की जो होगी वो कम होती जाएगी। कम होती जाएगी तो एक्सेस वाटर जो होगा वो क्या करेगा? यहाँ पे ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरता जाएगा। ड्रॉप्स की फॉर्म में गिरता जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? बारिश होगी, और बारिश होने के बाद क्या होगा? यहाँ से नदियों का उद्गम हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसी को हम क्या बोलते हैं? पर्वतीय वर्षा। अब देखो आपको दिख रहा होगा इनमें से एक ही ऑप्शन है। और अगला जो तीसरा टाइप होता है वो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। जब भी चक्रवात आता है उसके टाइम पे जो वर्षा होती है वो आपकी क्या होती है? साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, समझ में आया। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही है? एयर मास कोलाइड विद इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्या एयर मास इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पे कोलाइड करते हैं उसकी वजह से होती है? नहीं बेटा, ऐसा इसमें नहीं होता। साइक्लोन मेक लैंडफॉल, है ना, साइक्लोन जब लैंडफॉर्म पे आता है तो वो बेटा साइक्लोनिक रेनफॉल होता है ना, चक्रवातीय वर्षा होती है। हॉट एयर राइज अप कन्वेंशनली करंट, कन्वेंशनल करंट की वजह से हॉट एयर राइज करती है, ये भी नहीं है। क्या है? सेचुरेशन एयर मासेस कम्स अक्रॉस द माउंटेन। पर्वतीय वर्षा है, पर्वत पे चढ़ेगी तभी होगी, है ना। आसान था, मैंने आपको ये तीन रेनफॉल समझाए, याद रखना। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 जो हुआ था, उसमें आपका जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थे उन्हें आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? तो बेटा याद रखना, यहाँ पे जब ये हुआ था 1948 में, तब इंडस्ट्रीज को आपका 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब वो 4 पार्ट क्या थे ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, याद रखना। हो सकता है एसएससी अगला क्वेश्चन इसी से पूछ ले, है ना। पहला पार्ट क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट।
वो इंडस्ट्रीज जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगी। दूसरा पार्ट था स्टेट गवर्नमेंट, वो इंडस्ट्रीज जो आपका स्टेट गवर्नमेंट खोलेगी। तीसरा क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, है ना, वो इंडस्ट्रीज जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। यहां तो ओनरशिप सरकार की है, केंद्र सरकार की, यहां पे किसकी है, आपकी राज्य सरकार की। यहां पे सरकार उन पे कंट्रोल कर रही है ना, मतलब सरकार की कुछ हिस्सेदारी होगी। और चौथा क्या था, प्राइवेट। चौथा क्या था, वो पूरे प्राइवेट थे, उसमें गवर्नमेंट की कोई आपका कंट्रोल वगैरह नहीं था। तो ये चार टाइप के इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया गया था, कब, जब आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948 में आया था। तो इसका जो सही आंसर होगा का वो क्या होगा, ऑप्शन डी, है ना, वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड। अब बेटा ये जो भारत निर्माण प्रोग्राम है ना, ये दिसंबर 2005 में लॉन्च हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। लेकिन ये जो लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च क्यों हुआ था, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन सी, दिसंबर 2005 में ये आपका शुरू हुआ था भारत निर्माण प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, है ना। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से रिलेटेड आपके कौन से फीचर्स हैं जो यहाँ पे गलत दे रखे हैं, है ना, वो आपको गलत वाले बताने हैं। चलो पहला हम पढ़ते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोक्लेम 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज। आपातकाल लगाने की शक्ति क्या प्रधानमंत्री की होती है, नहीं बेटा, प्रधानमंत्री की नहीं होती, किसकी होती है, प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की होती है। तो पहला वाला क्या है आपका, गलत है। ठीक है, पहला गलत है, तो देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ए या सी हो सकता है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, द रिजर्वेशन पॉलिसी इज देयर टू अपलिफ्ट द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हाँ बेटा सही है, रिजर्वेशन क्यों देते हो, क्या कि ताकि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसे आपका प्रमोट किया जा सके। तो ये सही है। ठीक है, अगला क्या है, द सुप्रीम कोर्ट हैज नो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बेटा गलत है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रखी है, तो ये गलत हो गया। अगला क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, है ना, क्या आपका यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मिलता है, हाँ बेटा मिलता है। आर्टिकल 326 में यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात कही गई है। ठीक है, तो आपका कौन कौन सा गलत है, पहला गलत है और तीसरा गलत है। तो मतलब पहला तीसरा क्या है, ऑप्शन सी, गलत वाले बताने थे ना आपको, है ना। तो पहला और तीसरा मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, छऊ एक पॉपुलर डांस फॉर्म है, ये कौन से राज्य में परफॉर्म किया जाता है। तो बेटा छऊ जो है, छऊ के बारे में आप चीजें याद रखना, छऊ आपका 9th क्लासिकल डांस फॉर्म है। 9वां क्लासिकल डांस जो है, जो आपका भारत सरकार ने अभी अभी जोड़ा है, आखिरी में जोड़ा है, वो कौन सा है आपका, छऊ, 9वां शास्त्रीय नृत्य है। ये आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड जैसे राज्य जो हैं वहां पर परफॉर्म किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, झारखंड। सही आंसर क्या होगा, झारखंड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फुली नेशनलाइज्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। बोल रहा है कि आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, है ना, आपकी आरबीआई जो नेशनलाइज कब हुई थी। चलो आरबीआई के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। 1926 में, 1926 में हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन था, उसने आरबीआई के लिए प्रस्ताव दिया था, है ना। उसके बाद वो प्रस्ताव दिया, लेकिन ये आरबीआई का एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ, 1934 में आरबीआई का एक्ट पास हुआ। यहाँ पे प्रस्ताव था, प्रस्ताव था किसके बाद, आपका रॉयल कमीशन या हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन ने प्रस्ताव दिया था। पास कब हुआ, आरबीआई एक्ट कब आया, 1934 में। आरबीआई का गठन कब हुआ, 1 अप्रैल, आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ, फॉर्मेशन हुआ, एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एस्टैब्लिशमेंट। और आपका 1949 में
1949 में आरबीआई क्या हो गया, राष्ट्रीयकृत हो गया, नेशनलाइज हो गया। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट डाटा आरबीआई के बारे में आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये 4-5 जो ईयर हैं वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। तो नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1949 में, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ केरला दैट हेराल्ड एंड हार्वेस्ट सीजन लास्ट फॉर 10 days एंड हैज स्नेक बोट रेस। केरल में बेटा स्नेक बोट रेस होती है और ये बहुत पॉपुलर आपका इवेंट है जो केरल में होता है। पूछ रहा है कौन से फेस्टिवल के टाइम पे ये इवेंट जो है वो आपका होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ मैं आंसर तो बता देता हूँ। आंसर क्या है इसका, ओनम है ना। ओनम फेस्टिवल है जिस टाइम पे आपका ये होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। ये जो आपका स्नेक बोट होती है इसके बारे में याद रखना। ये केरल में एक लेक बनी हुई है, वायनाड लेक, जो आपका लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, बिगेस्ट नहीं। इंडिया की बिगेस्ट लेक कौन सी है, चिल्का लेक, लेकिन लॉन्गेस्ट लेक क्या है, वायनाड लेक, जहाँ पे ये आपका फेस्टिवल होता है। ठीक है, तो याद रखना केरल राज्य में होता है स्नेक बोट फेस्टिवल, वायनाड लेक में होता है। वायनाड आपकी इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक है, सबसे लंबी आपकी झील है वायनाड। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का लेक, चिल्का झील। और भारत की सादे पानी की, सादे पानी मतलब फ्रेश वाटर, मीठे पानी की जो आपकी झील है फ्रेश वाटर की, वो है वूलर लेक। भारत की सबसे बड़ी आपकी सादा पानी की, मीठे पानी की या फ्रेश वाटर की जो सबसे बड़ी लेक है वो वूलर लेक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे याद रखना। चलो देखते हैं, इसका तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी है, हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। ऑन व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन एम एस एक्सेल फंक्शन। एम एस एक्सेल जो है वो किस टाइप के डाटा पे फंक्शन करता है ना। तो आप बोल रहे हैं रेंज ऑफ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स पे, एक्सटर्नल डाटा, एंटायर वर्कशीट, या आपका इंडिविजुअल सेल ओनली। एम एस एक्सेल का ऑन व्हाट टाइप ऑफ डाटा कैन एम एस एक्सेल फंक्शंस ऑपरेटेड। एम एस एक्सेल के जो फंक्शंस होते हैं वो आपका किस पे ऑपरेट होते हैं, रेंज ऑफ सेल्स पे या ग्रुप ऑफ सेल्स पे ये आपके ऑपरेट होते हैं। पूरी वर्कशीट पे कोई भी फंक्शंस, आपने प्लस का फंक्शन, समीशन का फंक्शन लगाया, मल्टीप्लिकेशन का आपने फॉर्मूलाज लिखे, वो सारे फंक्शन कहाँ परफॉर्म होंगे, जिस सेल में आपने लगाया है या जिस ग्रुप ऑफ सेल में लगाया है। वो पूरी शीट पर नहीं होंगे, पूरी रो पूरे कॉलम में नहीं होंगे, जितना पर्टिकुलर आपने सेलेक्ट किया उस पर होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2021 हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया, है ना। जो आपकी 2011 की जनगणना थी, जो 15वीं जनगणना थी, उसके अनुसार भारत में कितने जिले हैं, तो आंसर होगा 640 जिले हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। याद रखना, अभी जो जनगणना चल रही है 2021 वाली, जब भी कंप्लीट होगी वो बात दूसरी है, लेकिन 2021 वाली जो जनगणना चल रही है वो आपकी 16वीं जनगणना है, 16th आपका सेंसस है। और इंडिपेंडेंट इंडिया का 8th सेंसस है। आज़ाद भारत की 8वीं जनगणना ये चल रही है। ठीक है, जनगणना पहली बार कब हुई, 1872 में। सेंसस पहली बार कब हुआ आपका, 1872 में। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो बी 640 होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। देखो जैसे आपका सॉलिड इन अ लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन, जैसे चीनी को घोलते हैं, नमक को घोलते हैं, वो सॉलिड इन द लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन होता है। ऐसे यहाँ पे क्या होगा आपका, आयोडीन वाला, है ना। टिंकल्चर ऑफ आयोडीन, मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन भोपाल इन विच ईयर। चलो खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में मैं आपको कुछ डाटा लिखा दे रहा हूँ, वो डाटा देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुए, सर 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम करवाए गए, जो जनवरी 2018 में ही ऑर्गेनाइज कर दिए गए, है ना, जनवरी 2018 में। 2019 के दूसरे हुए, 2020 में तीसरे हुए, और ये सारे कब हुए, जनवरी में ही। ये सारे कब हुए आपके, जनवरी में ही। ये 2019 की जनवरी में हो गए थे और ये 2020 की जनवरी में हो गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ सर, फिर कोविड आ गया, मार्च से कोविड आ गया। तो जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम होने थे 2021 के, है ना, 2021 का जो चौथा एडिशन होना था वो कब हुआ, 2022 में हुआ, जून 2022 में हुआ चौथा एडिशन। 2021 वाला 2022 में, अब 2022 वाला कब हुआ,
2023 में, जो 5वां एडिशन था, जो कहाँ हुआ था, भोपाल में। ठीक है, तो ये 5वां एडिशन था, कब होना था, 2022 में होना था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा कब होना था, 2022 में होना था, लेकिन हुआ कब, ये 2023 में। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। अब ये तो पुराना हो गया। बात करें सर 2024 में भी खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं क्या? हाँ सर, 2024 में भी होंगे, जो छठा एडिशन होगा। यहां पे हम देखेंगे जो 6th एडिशन होगा वो कब होगा, 2023 में होना था, लेकिन वो कब होगा, 2024 में होगा। सर ये 5वें वाले कहां हुए थे, भोपाल में। छठे वाले कहां होंगे, छठे वाले होंगे बेटा तमिलनाडु में, तमिलनाडु। सर कौन से शहर में, सर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी होंगे, तमिलनाडु के त्रिची में भी होंगे, तमिलनाडु के चेन्नई में भी होंगे। तो तमिलनाडु के 3-4 शहर में ये होंगे। जिला, वो जिले मैंने बता दिए, 3-4 शहर बता दिए, राज्य बता दिया तमिलनाडु। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम होंगे, जो 23 में होने थे, कब होंगे, 24 में होंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इतना इन्फॉर्मेशन दिया काफी है ना, काम आएगा आपके। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। इनमें से कौन सा म्यूजिक नहीं है, फोक म्यूजिक नहीं है नागालैंड का? डायरेक्ट याद रखेंगे, समझाने का कुछ नहीं है। ऑप्शन सी यानी कि नियोगा जो है वो आपका फोक म्यूजिक नहीं है नागालैंड का। सभी लोग कमेंट करके मुझे ये बताना कि नियोगा नागालैंड का तो आपका लोक गीत नहीं है, कौन से राज्य का लोकगीत है आपका नियोगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वेन्यू फॉर 66th नेशनल गेम 2022-23? पुराना करंट का क्वेश्चन है, इससे कोई ऐसा नहीं बनेगा ये रेगुलर होते हैं नहीं होते ऐसा कुछ नहीं पता है। बस हाँ, लुधियाना इसका सेंटर नहीं था, तो ये बस आपका क्वेश्चन देखना है और छोड़ देना है। अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लेसेस इन इंडिया हैज लिटिल डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर? बोल रहा है कि इनमें से भारत में कौन सी जगह है जहां पर दिन और रात के तापमान में फर्क जो है, डिफरेंस जो है वो कम होगा। चलो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि पानी का काम होता है टेम्परेचर को मॉडरेट करना, है ना। मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो पानी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। टेम्परेचर कम होने लगेगा तो पानी क्या कर देगा, आपका टेम्परेचर रिलीज कर देगा। तो पानी क्या होता है, कहीं पे टेम्परेचर डिफरेंस को क्रिएट होने से रोकता है। मॉडरेटिंग इफेक्ट आपका एनवायरनमेंट में देता है वाटर, और वाटर वेपर्स की फॉर्म में वो आपका इफेक्ट देता है। तो समझ में आया? तो मतलब क्या हुआ, जहां पे वाटर वेपर ज्यादा होंगे वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो कम होगा, चाहे वो दिन रात का टेम्परेचर डिफरेंस हो या डिफरेंट सीजन्स का हो। तो देखो जहां पे कोस्ट होगा, तट होगा, तट के पास आपके वाटर वेपर्स होंगे और वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस अपने आप कम होगा। तो आप अपने आप देख सकते हो कि इनमें टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो कम कहाँ पे होगा। क्या भोपाल और इंदौर कोस्ट पे है? नहीं सर, मध्य भारत में है जहाँ पे गर्मी बढ़ती है। क्या जम्मू कश्मीर? सर नॉर्थ इंडिया में है, कोस्ट से बहुत दूर है, वहां तो हमारा ठंडा ही रहता है। ठीक है, जयपुर जैसलमेर राजस्थान में है, टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा आपका राजस्थान जैसलमेर की तरफ होगा, क्योंकि रात में बिल्कुल ठंडा और दिन में बिल्कुल गर्म होगा। सबसे कम कहाँ होगा, चेन्नई और त्रिवेंद्रपुरम में, है ना। ऑप्शन डी, क्योंकि कोस्ट के पास है, तट के पास है, वाटर वेपर्स होंगे तो डिफरेंस जो होगा वो कम होगा। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। इन सितंबर 2022 द बुक अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब रिफॉर्मर आइडिया, अंबेडकर जी का आइडिया, और मोदी जी ने उन्हें क्या किया, सच में कन्वर्ट कर दिया। ये किताब किसने लिखी थी? तो बेटा आपका ये जो है ये आपका बुक्स एंड ऑथर से आता है। ये किताब लिखी थी आपका किसने? रामनाथ कोविंद जी। भारत के 14वें राष्ट्रपति थे जो रामनाथ कोविंद जी थे, उनके द्वारा ये किताब जो है वो लिखी जाएगी। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। हाउ डू मसल सेल हेल्प इन मूवमेंट? है ना, मसल सेल मूवमेंट में कैसे हेल्प करते हैं? सिंपल क्या है, याद रखना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है ना। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, उसी से वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ऐसे ही आपका हार्ट है, हार्ट भी आपका क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, वही वाली चीज़ें हैं, है ना। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2021 में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया एक रिजोल्यूशन, एडहॉक कमेटी बनाएगी, रिपोर्ट देगी दैट फेवर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है,
आपकी विधान परिषद के गठन से संबंधित एक आपका कमेटी बनेगी, कमेटी रिपोर्ट देगी, और वो जो आपका रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, विधान परिषद बनेगी। ये आपका कौन से राज्य से है, या कौन से राज्य ने ये किया है? तो बेटा यहाँ पे ये जो किया है वो किसने किया है? वेस्ट बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, विधान परिषद के गठन की बात करी है। लेकिन यहाँ पे अब देखो कुछ चीज़ें देखना, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका विधान परिषद जो होता है वो अनुच्छेद किस में आता है सर? वो आता है अनुच्छेद 171 में, आर्टिकल 171 में आता है आपका विधान परिषद, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, एसएलसी बोलते हैं हम इसे। ठीक है, विधान परिषद बनाने और हटाने की शक्ति किसकी होती है सर? पार्लियामेंट की होती है। आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 में विधान परिषद का गठन या उसे खत्म करने की शक्ति किसकी होती है? संसद की। ठीक है, तो ये बिल अभी जो पास हुआ है वो आपकी किस पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है, संसद में जाएगा, पार्लियामेंट को मन होगा तो वो बनाएगा, नहीं मन होगा तो वो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम? इनमें से कौन सा आपका पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, गरीबी हटाओ से संबंधित नहीं है? अब देखो, प्रधानमंत्री रोजगार योजनाएं, कई सारी रोजगार योजनाएं होती हैं, तो ये गरीबी हटाने से ही तो रिलेटेड होती हैं। रोजगार मिलेगा, गरीबी हटेगी। दूसरी क्या है आपका? राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, ये गरीबी हटाने से नहीं है ना। ये क्या बोलता है कि हम जो एजुकेशन है, हायर एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में पढ़ें और उच्च शिक्षा ग्रहण करें। तो ये गरीबी हटाने से डायरेक्ट नहीं है ना। इनडायरेक्टली आप पढ़ लिख जाओगे तो गरीबी हटेगी, लेकिन सीधे तौर पे इसे गरीबी हटाने से संबंधित नहीं बोला गया है ना। अगला है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है वो शुरू हुई थी 1997 में। एक क्वेश्चन आया भी था, है ना। आप शिफ्ट पुरानी देखोगे तो उसमें क्वेश्चन आया था कि आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है वो कब शुरू हुई थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी? तो 1997 में शुरू हुई थी, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी। ठीक है, चलो, तो ये भी गरीबी हटाने से रिलेटेड है। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में शुरू किया गया था। इसमें भी वही था कि गांव में जाओ, गांव में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, गांव में कुछ ऐसे काम करो, लोगों को कुछ आपका हेल्प करो जिससे वो अपने जीवन यापन को, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसे प्रमोट करने की बात करी गई थी। तो बात वही है, गरीबी हटाओ। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी गरीबी हटाओ से संबंधित नहीं है, बाकी तीन जो है वो गरीबी हटाओ से संबंधित आपका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, पिछली वाली शिफ्ट भी बताया था, है ना। 2 जुलाई की जो पहली शिफ्ट थी उसमें भी अनुच्छेद 20 से सवाल आया था, 2 जुलाई की दूसरी शिफ्ट में भी अनुच्छेद 20 से सवाल आया है। पूछ रहा है अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है आपका? कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंस। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, कन्वेक्शन ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है आर्टिकल 20। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं, है ना, वो आपके कौन से वंश के द्वारा बनाए गए थे? देखो, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना, है ना। पहले जो आपका टूरिज्म इंडिया में था वो नॉर्थ इंडिया में ताजमहल को बहुत सारे लोग आपका देखने आते थे। तो पहले जो आपका टूरिज्म का हॉटस्पॉट था इंडिया में, हब था, वो आपका ताजमहल था। अब धीमे 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 क्या हो गया, वो हॉटस्पॉट शिफ्ट होता जा रहा है ना। अब साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स बने हुए हैं उन्हें देखने आपके लोग आते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा टूरिज्म वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो जो आपके वहाँ पे साउथ इंडिया में 2 टेम्पल्स हैं, द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का ग्रुप है और आपका ये महाबली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, है ना, ये जो है आपके पॉपुलर हैं। चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई आपने सुना होगा, तमिलनाडु की कैपिटल। मद्रास सुना होगा, तो चेन्नई मद्रास के पास ही हैं आपका महाबलीपुरम के टेम्पल्स, जो आपके किसने बनवाए थे? पल्लव वंश ने, पल्लवाज ने बनवाए थे। कौन सी शताब्दी में, कौन से टाइम पे? आपका 7th और 8th सेंचुरी में पल्लवास के द्वारा ये टेम्पल्स आपके महाबलीपुरम के बनवाए गए थे। ठीक है, काफ़ी अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, रॉक कट्स हैं, है ना, आपके रॉक कार्विंग जो होती है वो है आपका। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है आपका? ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये टेम्पल्स आपको दिखा रखे हैं, कुछ इस तरीके के टेम्पल्स जो हैं वो आपके महाबलीपुरम में आपको मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।